हेलो फ्रेंड्स। आज एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है जो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की जो बुक है उस पे बेस्ड है। और ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूपीएससी के लिए तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक सीरीज़ शुरू करनी चाहिए और आज ये पहला लेक्चर है जिसमें हम उसका चैप्टर 1 जो कि इंडिया की जियोग्राफी, उसके फीचर्स और जियोग्राफी का इम्पैक्ट क्या था इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब चैप्टर शुरू होता है तो वो ये कहते हैं कि क्रोनोलॉजी और जियोग्राफी ये दो ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके द्वारा ही एक हिस्ट्री का निर्माण होता है। मतलब किसी देश का इतिहास केवल क्रोनोलॉजी ही नहीं है कि इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ। ये जो क्रोनोलॉजी है उस पर जियोग्राफी का बहुत बड़ा असर पड़ता है और इंडिया की भी जो हिस्ट्री है उस पर इंडिया की जियोग्राफी का बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। और ये कहते हैं कि इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है वो वेल डिफाइंड एक जियोग्राफिकल यूनिट है और इस सब कॉन्टिनेंट में 5 देश आते हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं: पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भारत। फिर ये कहते हैं कि भारत को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स समझने के लिए। पहला, माउंटेन रीजन्स जो कि हिमालय का है। दूसरा, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। और तीसरा जो है वो सदर्न पेनिनसुला है। तो हिमालय रीजन मतलब पर्वतीय क्षेत्र, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स मतलब मैदानी भाग, और सदर्न पेनिनसुला मतलब कि दक्षिण का भाग। हम देखेंगे कि आगे आने वाली स्लाइड्स में ये किस तरीके से ये बताया गया है। हिमालयन माउंटेन के ऊपर जब ये चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बताते हैं कि ये जो पमीर नाट है, पमीर नॉट, एक आपने देखा होगा जब मैप देखेंगे तो एक इस टाइप की एक नॉट बन जाती है। ये एक नॉट रहती है ऐसे करके, ये फिर यहाँ से ऐसे निकलती है फिर ऐसे जाती है। ये हिमालय के भी और उत्तर में पाई जाती है, हिमालय के भी और नॉर्थवर्ड रीजन्स में पाई जाती है। तो ये एक जो पमीर नाट है वहाँ से हिमालय का शुरू होता है और वहाँ से लेकर के ये नॉर्थ ईस्ट तक आती है। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये जो अपना अरुणाचल प्रदेश और इधर का जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ तक हिमालय की शुरुआत वहाँ से पमीर से लोग होकर के यहाँ तक आती है, जिसकी औसतन जो लेंथ है वो 2560 किलोमीटर है और एवरेज ब्रिज जो है वो 240 से 320 किलोमीटर की है। तो 2560 ये है आपका, 2560 जो है वो किलोमीटर की उसकी लंबाई है, लेंथ है, और 250 से लेके 325 किलोमीटर तक की उसकी, 350 किलोमीटर तक की उसकी चौड़ाई है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जो कि लगभग कह दें तो 8860 के आसपास या 8870, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन ऊंचा हो रहा है ना। 8870 8870 की जो 8870 मीटर की जो इसकी ऊंचाई होगी वो वहाँ तक रहता है। और हिमालय जो है वो एक प्रहरी के रूप में काम करता है। प्रहरी मतलब कि प्रोटेक्टर, एक जो प्रोटेक्टिंग बैरियर है वो है जो कि दो तरीके से प्रोटेक्ट करता है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो मौसम से वो हमें जो सेंट्रल एशिया की जो आर्कटिक जो विंड्स हैं वो जो फ्लो करती हैं, ठंडी हवाएं, उनको रोकता है। तो देश में जो टेम्परेचर है वो गर्म बना रहता है, नंबर एक। और दूसरा, उसको एक प्रहरी के रूप में माना जाता है कि वो इन्वेजन्स मतलब आक्रमणों को भी रोकता है। तो ये हिमालय का बहुत बड़ा महत्व इन्होंने बताया है। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हिमालय ने केवल ये नहीं किया है, लेकिन उसमें कुछ कुछ पासेस हैं जैसे खैबर पास, बोलान, कुराम, गोमाल, ये सब पासेस हैं, ये दर्रे हैं। इन दर्रों के बीच से इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में कांटेक्ट स्थापित हुआ था। प्राचीन काल में खैबर, बोलान, खुर्रम, गोलाम, ये कुछ दर्रे हैं जिनसे हुआ था। और हिंदुकुश, सुलेमान और किरथार रेंज हिमालय की रेंजों में पाई जाती हैं। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ये जो
दर्रे हैं बेसिकली, दर्रों से आदमी आ जा सकते थे, और इन दर्रों से ही काफ़ी प्रजातियां भारत में आई भी। तो देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है कि जब ये जो दर्रे थे, ये जैसा कि मैंने पहले बताया, उससे बहुत सारी प्रजातियां आई, जैसे कि इंडो आर्यंस आए, इंडो ग्रीक्स आए, पारथी, शक, कुषाण, हुन, तुर्क, ये सब आए इससे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलेक्जेंडर ऑफ मैकेडॉन केम थ्रू स्वेट वैली। स्वेट वैली भी यहाँ पे है, और उसके थ्रू एलेक्जेंडर आया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी ऐसी चीज़ों पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो कुछ चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। हिस्ट्री में समझने जैसा थोड़ा सा है, थोड़ा सा याद करने के जैसा है। जब आप याद करेंगे तो थोड़ी सी समझ डेवलप होगी, जब आप थोड़ी सी समझ डेवलप करेंगे तो उससे आपको याद होने में आसानी होगी। तो ये एक कंटिन्यूअस ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा। तो ये जो पासेस थे उन्होंने ट्रेड दिया, कल्चर दिया, कल्चरल कॉन्टेक्ट स्थापित हुए। ऐसे ही कोराकरम रेंज जो है, काराकोरम रेंज जो है वो कश्मीर में है। जैसे कि अभी बता रहे हैं, ऑथर कह रहा है कि जो काराकोरम हाईवे जो बन रहा है, जो है काराकोरम हाईवे है, वो काराकोरम रेंज से ही निकल करके जाता है, जो कि कश्मीर में नॉर्थ में है। और जो माउंट गोडविन आस्टेन है, माउंट गोडविन आस्टेन जो है वो वहाँ का सबसे ऊंचा माउंटेन है। फिर कहते हैं कश्मीर वैली है। देखिए, मैं सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी, सारी की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँगा। जितना भी उसमें इम्पोर्टेंट लाइन बाय लाइन लिखा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती थी और मैंने इंक्लूड ना की हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सारी की सारी चीज़ें कर ली हैं, एग्जॉस्ट कर दिया है। कश्मीर कई तरफ से माउंटेन से घिरा है, लेकिन उसको पास जो कि दर्रे हैं उनसे पहुंचा जा सकता है। नेपाल जो है वो फुट हिल्स ऑफ हिमालय है, हिमालय का जो नीचे का पोर्शन है उसमें नेपाल है। और इसको प्लेन्स, मतलब भारत की तरफ से जो प्लेन्स हैं वहाँ से जाया जा सकता है। तो आप एक चीज़ देखिए, नेपाल जो है वो बहुत हद तक सप्लाईज़ के लिए भारत पे डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसको इधर से ही सप्लाई होती हैं। और हिमालय जो है असम में जब जाता है तो उसमें पटकोई, नगाई और लुसाई रेंजेस हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा आगे समझना। आगे देखते हैं, फिर ये प्लेन्स की बात करते हैं। प्लेन्स में कहते हैं कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र 3 तरीके की नदियां हैं। तीनों नदियां जब बहती हैं तो एक अलूवियल, जो कि एक अलूवियल सॉइल होती है, जो कि नदियों के बहने से जो बनती है। और जो मिट्टी जो ये लाते हैं उनको अलूवियल इंग्लिश में बोलते हैं। और ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है फसलों के लिए। और इंडस जो है, इंडस की 4 नदियाँ, इंडस के साथ 5 नदियाँ और हैं इंडस की 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रबी, सतलुज, बीस। अभी देखिए, एक इंडस वैली जो ट्रीटी, सॉरी इंडस रिवर ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ हुई थी, उसमें 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, 3 नदियों का पानी भारत यूज़ करेगा। तो आप देख लीजिए इस तरीके से है। इंडस, झेलम, चेनाब, रबी, सतलुज, बीस, ये इस इंडस के साथ वाली नदियाँ हैं। पंजाब कहते हैं कि पंजाब को इंडस की वजह से काफ़ी फर्टाइल लैंड पंजाब की हुई, क्योंकि पंजाब का मतलब ही होता है 5 नदियों वाला देश। पंजाब, 5 तरीके का पानी, तो इसको काफ़ी फर्टाइल लैंड मिली। सिंध जो है वो पाकिस्तान में अभी है। जब इंडस जो लोअर वैली है, इंडस जब ख़त्म होने वाली होती है, अरेबियन सी में जाने वाली होती है, तो वहाँ पे सिंध पड़ता है। उसके बाद थार और अरावली। थार और अरावली क्या है? थार और अरावली ऐसा है कि थार जो डेजर्ट है और अरावली जो हमारे यहाँ की एक पर्वत श्रृंखला है, जो कि अब बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है, पुरानी पर्वत श्रृंखला थी। तो ये भी वहीं पे राजस्थान के आसपास पाई जाती है। और ये एक डिवाइड है बीच में, इंडस और गैंजेटिक प्लेन्स जो हैं इनके बीच का ये एक डिवाइड है, मतलब इनके बीच में ये पाई जाती है। और माउंट आबू जो है वो अरावली की काफ़ी, मतलब हाईएस्ट पीक जो है वो अरावली की है। और
हिमालय से निकलती है गंगा नदी, पहले नीचे की ओर बहती है, फिर पश्चिम की फिर पूरब की ओर बहती है। यमुना भी है। यमुना जो है वो गंगा के पैरेलल चलती रहती है और फाइनली इससे जुड़ जाती है, मिल जाती है। और गंगा और यमुना के बीच का जो रीजन है उसको ये कहते हैं, ये दो आब है। दो आब यानी दो तरीके का पानी। पंजाब मतलब 5 तरीके का पानी। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। जैसे कि अब इसमें है कि माउंट आबू, ये पॉइंट, माउंट आबू जो है वो अरावली की हाईएस्ट पीक है। अरावली की हाईएस्ट पीक है माउंट आबू। अरावली की हाईएस्ट पीक माउंट आबू है। जैसे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी चीज़ें इससे हो जाएंगी। हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। और फिर अगर देखा जाए तो गंजेटिक प्लेन्स जो हैं या इंडो गंजेटिक प्लेन्स हैं, मतलब कि एक ये सिंधु नदी और ये आपकी गंगा नदी, इनसे जो प्लेन्स बने उन्होंने क्या दिया, उन्होंने हमें सेटलमेंट्स दिया है। और ये जो एक ब्रह्मपुत्रा नदी भी आई, तो ब्रह्मपुत्रा क्या है, ब्रह्मपुत्रा पहले उधर बियॉन्ड हिमालय ये कह रहे हैं, यानी कि हिमालय के भी और उधर से निकलती है, तिब्बत से बहती है, तिब्बत से ही निकलती है, तिब्बत से बहते 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 नामचा बरवा से एक यू टर्न लेकर के इंडिया में आती है। फिर वहाँ पे स्लो मूविंग होती है, बहुत सारे आइलैंड्स बनाती है वहाँ पे। स्लो मूविंग है बट वास्ट है, बड़ी है, चौड़ी है, स्लो मूविंग है, जिसकी वजह से आइलैंड्स बन जाते हैं। और प्लेन्स ने हमें, नदियों ने क्या दिया है, नदियों ने हमें ये दिया कि इनके किनारे जो थे वो सेटलमेंट्स हुए, ह्यूमन सेटलमेंट्स इन नदियों के किनारे हुए। जैसे कि हड़प्पा का जो कल्चर था वो इंडस के प्लेन्स पे आया। वैदिक कल्चर जो था वो वेस्टर्न गेंजेटिक प्लेन्स पे आया। आगरा, इलाहाबाद और पाटलिपुत्र ये काफ़ी महत्वपूर्ण शहर बने। पाटलिपुत्र को अभी आजकल पटना कहते हैं। पाटलिपुत्र जो था वो गंगा और सोन नदी के कॉन्फ्लुएंस, मतलब जहाँ पे दोनों नदी मिलती हैं वहाँ पे बना था। तो पटना से थोड़ी दूर पे ही गंगा और सोन नदी मिलती हैं। तो ये था। उसके बाद वेस्टर्न साइड ऑफ गेंजेटिक प्लेन जो है वो दिल्ली है। और जो ये यहाँ पे काफ़ी सारे बैटल्स हुए दिल्ली में, कुरुक्षेत्र, तराई, पानीपत। और नदियों को ऑथर कहता है कि नदियाँ जो हैं वो आर्टरीज ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन है। जिस तरह शरीर में आर्टरीज होती है ना, खून को लेती ले जाती हैं, उसी तरह कॉमर्स और कम्युनिकेशन, कल्चरल कम्युनिकेशन के लिए ये नदियाँ हैं। क्योंकि पुराने समय में ये रोड्स नहीं हुआ करते थे। तो रोड्स अगर पुराने समय में नहीं है तो इन नदियों के द्वारा ही व्यापार होता था। और ये नदियों का जो महत्व है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी उस समय तक हो गया था, उस समय तक भी वो रहा था। उसके बाद रोड, रेल, ये सारी चीज़ें बनी तो नदियों का महत्व थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी काफ़ी समय तक उन नदियों का महत्व था। फिर सदर्न पेनिनसुला की बात करते हैं। देखिए पेनिनसुला किस तरीके का रीजन होता है। पेनिनसुला ऐसे, पेनिनसुला किसे बोलते हैं, इस टाइप का जो रीजन होता है ना, इसको पेनिनसुला बोलते हैं। ये इधर पानी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। तो ये जो प्रोट्यूड कर रहा है, जो एक्स्ट्रा रीजन जो निकल रहा है, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है। तो पेनिनसुला जो है वो कहाँ से शुरू होता है, विंध्या और सतपुड़ा से, ये लिख गया है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा से शुरू होता है। इन दोनों के बीच में तापी और नर्मदा जो बहती हैं। कई बार ये क्वेश्चन हो जाता है, तापी और नर्मदा जो है ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है। तो आप जान लिए वेस्ट फ्लोइंग है। प्लस ये रिफ्ट वैली में बहती है, क्योंकि जो आपकी जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होने की वजह से जो फोल्ड, रिफ्ट माउंटेन और इस तरीके के जो माउंटेन्स बनते हैं ना, अलग अलग माउंटेन, तो ये रिफ्ट वैली जो बनी थी, ये रिफ्ट वैली बनने की वजह से इसमें बहती है। दक्कन प्लेटू जो है वो साउथ ऑफ विंध्या, मतलब विंध्या के नीचे का जो हिस्सा है वो दक्षिण की तरफ तुपका है। वॉल्केनिक रॉक थी, उसकी वजह से जो है वो इट्स ईजियर टू कट, हैंस रॉक कट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वॉल्केनिक रॉक हैं बहुत सारी इसके नीचे। तो रॉक कट मतलब कि पत्थरों को काट करके जो मोनेस्ट्रीज और जो टेम्पल्स बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर इधर ही पाए जाते हैं। ईस्टर्न घाट के बारे में बताते हैं कि कोरमंडल कोस्ट है और फिर बे ऑफ बंगाल है। वेस्टर्न घाट में क्या है, कोंकण कहते हैं उसको, कोंकण।
कोंकण कहाँ तक चलता है? गोवा तक कोंकण है, गोवा के आगे उसको करनारा बोलते हैं और फिर वो आगे मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट की जो लाइन है, थोड़ा मैं जल्दी कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें हिस्ट्री जियोग्राफी में देख ली होंगी। तो ये जैसे ये वेस्टर्न घाट है, ये पॉइंट अगर गोवा है तो गोवा को इसको ये यहाँ तक ये कोंकण बोल रहे हैं, कोंकण के आगे कनारा और फिर ये आगे कोरमंडल। सिमिलरली इधर जो ईस्टर्न ईस्टर्न ये एरिया अगर ईस्टर्न है तो ईस्टर्न में इसको ये बोल रहे हैं कोरामंडल कोस्ट। ठीक है, तो ये आप ज़रा देख लीजिए। उसके बाद वेस्टर्न पोर्ट के लिए जो पासेज हैं उनके नाम उन्होंने लिखे, जूनर, कान्हेरी और कार्ले। ये सब पासेज हैं वेस्टर्न पोर्ट में जाते हैं। और विंध्या में डेंस फॉरेस्ट रहा है, इसीलिए जो नॉर्थ और साउथ का जो कल्चरल कांटेक्ट था वो कम था, तो पर्वतों ने काफ़ी हद तक उसको रोका है। पालघाट जो पास है वो साउथ में है, साउथ में वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न कोस्ट में, साउथ इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट में पालघाट पास है, जो कि इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था और वहीं से इंडो रोमन ट्रेड हुआ था। इंडो रोमन ट्रेड वहीं से हुआ था, पालघाट पास से। उसके बाद जो है देख लेते हैं क्या है। अन्नामलाई को कहते हैं कि अन्नामलाई जो है वो अनाई मुंडी, अनाई मुंडी जो है वो हाईएस्ट पीक है सदर्न पेनिनसुला की। और दोदापेटा हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, सेकंड हाईएस्ट पीक है सदर्न इंडिया की। ईस्टर्न घाट इज़ मोर डिसकंटिन्यूअस और वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट में कोई कुछ भी टूटा फूटा नहीं है। जैसे कि ये नदियां हैं, ये तो नर्मदा और ताप्ती को भी रिफ्ट वैली में ऐसे बहना पड़ता है, जबकि जब ईस्टर्न घाट की जो नदियां हैं वो काफ़ी कुछ उसको इरोड करती हैं, तो ये डिसकंटिन्यूड है, यहाँ से यहाँ तक रहेगा, फिर यहाँ से, तो ये गैप काफ़ी रहता है, जबकि यहाँ पे गैप नहीं रहता है वेस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट में काफ़ी, तो ईस्टर्न घाट ज़्यादा डिसकंटिन्यूअस है, वेस्टर्न घाट कम डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपको कई बार तो सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा डिसकंटिन्यूअस है क्या है, तो आपको थोड़ा सा जियोग्राफी भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी पड़ेगी। पोर्ट जो थे, पोर्ट सिटीज़ ऑफ अरिक्कामेडू, मल्लापुरम, कावेरीपट्टनम, ये जो थे वो सब ईस्टर्न कोस्ट थे, कोरमंडल कोस्ट में ही थे। और नर्मदा, तापी, महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है रिवर है, आपको याद होना चाहिए। एक तरफ से आपको ये सारी रिवर्स पता होनी चाहिए। फिर मैंने बताया नर्मदा तापी जो है वो वेस्ट में बहती है, ये इधर की ओर ऐसे ऐसे बह के निकल जाएगी, दो के दोनों ऐसे ही पैरेलली बह के चली जाती हैं। और बाकी ये जो चार नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चार नदियां ईस्ट फ्लोइंग है। ईस्ट फ्लोइंग जो है वो प्लेट्यू जो है उसको फर्टाइल लैंड बना देती है, तो राइस जो है वो सबसे ज़्यादा इसी रीजन में होता है। कृष्णा और तुंगभद्रा जो है वो रायचूर दोआब बोला जाता है उनको। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो रीजन है उसको रायचूर दोआब बोला जाता है। और उसके लिए कई बार पुराने समय में किंगडम्स के बीच में काफ़ी झगड़े हुए थे, और सातवाहन का जो पीरियड था उसमें इन दोनों बीच का जो नदियों का बीच का जो डेल्टा था वो बहुत सारा फेमस हो गया था। तो रायचूर दोआब आप याद रखिएगा, रायचूर दोआब कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते, कहाँ है? कृष्णा और तुंगभद्रा की नदियों के बीच का जो रीजन है वो दो नदियों के बीच का रीजन दो नदियों का दोआब है। कावेरी डेल्टा जो था वो चोला पावर्स काफ़ी दिनों तक कावेरी डेल्टा के पास रहा, तो ये चोला की सीट रही है। और कोस्टल लाइन जो है सदर्न पेनिनसुला की काफ़ी लंबी थी, इसलिए मेरीटाइम एक्टिविटीज़ काफ़ी हुई, समुद्री एक्टिविटीज़, जिसमें कि जो उधर की जावा, सुमात्रा, बर्मा, कंबोडिया के साथ व्यापार हुआ, कल्चरल कॉन्टेक्ट्स हुए। फिर देख लेते हैं क्या है आगे। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी क्या है कि भाई कई सारी रेसेस आई, उनका आपस में समन्वय हुआ, इंटरमिंगलिंग हो गई, और प्री आर्यंस, द्रविडियन का जो कुछ मिलता है वो कहीं कहीं पे मिलता है, वैदिक टेक्स्ट में मिलता है प्री आर्यंस और द्रविडियन के बारे में वैदिक टेक्स्ट में, जबकि पाली और संस्कृत को संगम लिटरेचर में पाया जाता। तो इस तरीके से इंटरमिंगलिंग हो गई। तो भारतवर्षा नाम था, भारत नाम की एक ट्राइब थी उसकी जगह पे। और पॉलिटिकल यूनिटी अचीव हुई मौर्य और गुप्ता के पीरियड। पॉलिटिकल यूनिटी में बहुत बड़ा एम्पायर एक तरीके से हुआ। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी थी। और
एक तरीके से देखा जाए तो फॉरेन जो थे वो आए, ग्रीक्स हिंद में आए, और जब भी विदेशी आए तो वो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट साइड से ही आए, जो पासेस हमने आपको बताए। तो वहाँ पे क्या था, सिंधु घाटी की सभ्यता ऑलरेडी थी, सिंधु नदी थी, तो उसी के बेसिस पे हमारे देश का नाम हिंद जो थी वो पर्शियन में पड़ गया, इंडिया इंडस के नाम से इंडिया पड़ गया। तो वो ग्रीक जो थे वो इंडिया बोलते थे, और पर्शियन और अरेबियन लैंग्वेज में उसको हिंद लिखा जाता था। जो थर्ड BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा से तीसरी शताब्दी पूर्व, जो लैंग्वेज थी वो प्रकृति थी, लिंग्वा फ्रेंका ऑफ द कंट्री, मतलब वो जो बोलचाल की आम बोलचाल की भाषा थी वो प्रकृत थी। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं वो भी प्रकृति के ही लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं। और महाभारत रामायण जो थे वो ओरिजिनली संस्कृत में थे, लेकिन बाद में उनको उनको डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस में कर दिया गया। तो इस तरीके से जो हमारी देश की जो कह लो एक कल्चरल एवोल्यूशन हुआ है, कल्चरल उत्पत्ति कह सकते हैं, मतलब सांस्कृतिक उत्पत्ति, सांस्कृतिक विकास, वो एक मल्टी रिलीजियस यानी कि बहुधर्म, या कह लो कि कई धर्मों और कई तरीके की जो संस्कृति थी उसको मिला करके हुई मल्टी कल्चरल सोसाइटी बन गई, यानी कि बहुत सारी कल्चरल इसमें मिंगल हो गई, मिल गई, लेकिन अल्टीमेटली एक यूनिटी और इंटीग्रिटी रही। और जो एक प्लूरल करेक्टर था, मतलब कि सबकी सबके धर्म अलग हैं, सबके कस्टम्स अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो कॉमन स्टाइल है, जीवन जीने की एक स्टाइल है वो कॉमन है, वो एक यूनिटी है, और वही सोसाइटी की एक रियल स्ट्रेंथ थी। तो होपफुली मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं, और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, और आपके लिए ये अच्छा होगा कि अगर आप जो भी फैक्ट्स हैं, मैंने उस चैप्टर को पूरा पूरा इस PPT में कवर कर लिया है, और जो भी फैक्ट्स थे मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे फैक्ट्स इसमें ले लिए हैं। आप उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी, जो एक्सरसाइज है वो भी हो जाएगी, और आप कोशिश करें कि कुछ चीज़ें आप याद रखने की कोशिश करें। अगर वो चीज़ें याद हो जाएंगी तो आपको एक हिस्ट्री की जो क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप हो जाएगी। हालांकि ये जो PPT थी इसमें जियोग्राफी का पोर्शन बहुत ज़्यादा था, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, गेंजेटिक प्लेन्स, सदर्न पेनिनसुला, और उससे रिलेटेड जो भी उनके पीक्स थे या पासेस थे या कोस्ट के नाम थे, कोरमंडल कोस्ट कहाँ है, कोंकण कहाँ पे है, मालाबार कहाँ पे है, और इस तरीके से रायचूर दोआब कहाँ पे है, पंजाब में कितनी नदियाँ, या किस तरीके से पंजाब नाम पड़ा, दोआब कैसे है। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दे थे जिनको आपको याद रखना होगा। कुछ चीज़ें काफ़ी स्ट्रेट अवे रहेंगी, जैसे कि अनाई मुंडी जो है वो साउथ इंडिया में सबसे बड़ा है, हाँ है। इस तरीके से आप कुछ कुछ चीज़ें याद करिए, जियोग्राफी के साथ इसको कनेक्ट कीजिए, निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।